नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सुशील कुमार। हमारे साथ आज आरजेडी छात्र संघ के सदस्य जयंत जिज्ञासु जी हैं और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। इससे पहले जेएनयू चुनाव भी लड़े थे, छात्र संघ के चुनाव भी लड़े थे। हम बात करेंगे, हाल ही में मोदी सरकार ने 10% जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिजर्वेशन का देने का ऐलान किया है। उन्होंने संविधान संशोधन बिल पेश किया, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी रह गई है। उसके बाद से वो कानून बन जाएगा और जनरल कैटेगरी वालों को 10% का आरक्षण दे दिया जाएगा। हम बात करेंगे जयंत जिज्ञासु जी से। जयंत जी, कैसे देखते हैं आप मोदी सरकार का ये फैसला, अचानक से एकदम ये नोटबंदी की तरह लिया गया डिसीजन? देखिए, प्रधानमंत्री को संविधान के दायरे में काम करना होता है, लेकिन उन्होंने संविधान की परिधि को तोड़ते हुए यह जो फैसला लिया है उसके दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू से इस देश के संविधान में कहीं कोई यकीन नहीं है और उसके प्रमुख मोहन भागवत बराबर कहते रहे हैं कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। तो जो संविधान प्रदत्त आरक्षण इस देश में अब तक शोषितों वंचितों के पास था, उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की दिशा में यह पहला कदम है। क्योंकि जो पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, उस पर चर्चा के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्थिक आधार को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए पुरजोर वकालत की थी और खुद नेहरू ने उस बात का उस वक्त समर्थन नहीं किया था और यह आपको 252 मतों के मुकाबले 5 के मुकाबले 252 मतों से यह खारिज हो गया था। सिर्फ 5 लोग उसके पक्ष में थे, आर्थिक आधार के पक्ष में। और यह पहला संविधान संशोधन विधेयक 18 जून 1951 को पारित हुआ और यह तय हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया जाएगा नुमाइंदगी के लिए, यह आर्थिक आधार को नहीं। और दूसरा जो फैसला आपको सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस की जो बेंच थी इंदिरा साहनी केस में मंडल कमीशन लागू होने के बाद, उस वक्त भी कहा गया कि यह रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन है और रिप्रेजेंटेशन किसी ग्रुप को दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। मान लीजिए कि एक परिवार में 2-3 लोग हैं तो सबकी वार्षिक आय जो है अलग अलग होगी, तो आर्थिक रूप से तो व्यक्ति को कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल का इनकम होता है। तो वह 2 भाई है, किसी की बहुत है किसी की कम है, तो आप उसमें क्या कर लेंगे। और आर्थिक पैमाना इसलिए भी नहीं हो सकता है कि उसके पीछे पूरी की पूरी बहस है जो समता का अधिकार है संविधान में, उसमें कि हिस्टोरिकली जो एलियनेटेड हैं वो ट्राइबल लोग उनको देंगे, या अनटचेबिलिटी के शिकार हैं, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ा है, ह्यूमिलिएशन को फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो उनको उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए एससीज को, दलित को रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया। उसी तरह से आर्टिकल 340 जो है उस की मूल भावना के हिसाब से आपको ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन की फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट खारिज को रिपोर्ट लिखने वाले पंडित काका कालेलकर ने ही उसकी ऐसी तैसी करके रख दी और वो नहीं लागू हो पाया, सामाजिक सद्भाव भी कर जाएगा। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो फिर सेकेंड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुई, उसने रिपोर्ट सौंपी 31 दिसंबर 1980 को और बीपी मंडल ने यह कहा उस वक्त कि शरद जी से मिलकर कि मैं अपनी रिपोर्ट को गंगा में प्रवाहित करके आ गया हूँ इंदिरा गांधी जी से मिलने के बाद, क्योंकि वो समझ रहे थे जो एटीट्यूड था उस वक्त गवर्नमेंट का कि इसको लागू नहीं करने जा रहे। 10 साल तक वो ठंडे बस्ते में रहा, तब कहीं जाकर नेशनल फ्रंट की सरकार, जनता दल जिसको लीड कर रही थी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, शरद जी और मधु दंडवते जी, फिर इधर ज़मीन पर कांशीराम जी, लालू प्रसाद जी, ये तमाम लोग जनता को गोलबंद कर रहे थे, तब जाके ये लागू हुआ। लेकिन उसमें भी क्रीमी लेयर का एक बखेरा खड़ा कर दिया गया, तो वह भी अपने आप में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्रीमी लेयर भी अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक आर्थिक
दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देख रहे हैं। और उस वक्त देखिए कि आज यह सरकार माने इस बात को मिसलीड कर रही है जनता को, देश के नागरिक को। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, माने सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी नागरिक के पिछड़े होने की पहचान सिर्फ आर्थिक स्थिति पर नहीं हो सकती और नई क्राइटेरिया पर किसी भी विवाद पर विचार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो चूँकि ये जितने भी बहुजन विचारधारा वाली पार्टीज़ हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टीज़ हैं, उसमें भी बहुत सारी पार्टीज़ ने ईमानदारी से इसका विरोध नहीं किया है। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। तो मतलब कहा जा सकता है कि जैसा आपने कहा कि मनमाने तरीके से मोदी सरकार इस चीज़ को जो लागू करना चाहती है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उससे जस्ट ये पहले लिया गया है, तो ये एक तरीके से सवर्ण वोट बैंक जो है उसको मोदी सरकार अपने पाले में लाना चाहती है। थोड़ी सी नाराज़गी है 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, तो क्या ये पॉलिटिकल एंगल भी आप देख रहे हैं इसका? ऐसी कोशिशें पहले भी हुई और वो कोशिशें नाकाम रहीं। जैसे हरियाणा में भी इस तरह की एक पहल हुई थी हरियाणा सरकार द्वारा, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। आपको राजस्थान सरकार ने 10% बल्कि 14% उच्च वर्ग के गरीबों के लिए 2015 में ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वह टिक नहीं पाया। गुजरात में आपको 2017 में 6 लाख वार्षिक आय वाले जो सवर्ण लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की, वो धराशायी हो गया। बहुत पहले आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी 26% में 3% वुमेन के लिए था, सभी जाति की महिलाओं के लिए, 20% पिछड़ों के लिए, पिछड़े अति पिछड़े उसमें थे, और 3% गरीब सवर्णों के लिए। तो इसकी जड़ें वहाँ हैं। और उन्होंने यह व्यवस्था की तो लालू प्रसाद जी जब 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद उनका यह डिसीजन हुआ कि चूँकि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है, तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए यह कहा जाता है कि कर्पूरी फॉर्मूले को प्रोग्रेसिव ढंग से लागू करने का श्रेय लालू प्रसाद जी को जाता है। तो जाटों के लिए भी आरक्षण की बात कही थी कांग्रेस सरकार ने 14 से पहले, देखिए वो चली गई। अब राजनैतिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो एक मैसेज देने में भाजपा ज़रूर कामयाब हुई है कि हम सवर्णों की सबसे ज़्यादा वकालत करने वाली पार्टी हैं। और जो 2 अप्रैल को यह भी माने विचित्र स्थिति है कि जो नेशनल फ्रंट की सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार, उसमें श्रम और कल्याण और रोजगार मंत्री रामविलास पासवान जी थे, उन्हीं का फ्रेम किया हुआ था SC/ST एट्रोसिटीज़ वाला एक्ट, और उसमें जब छेड़छाड़ हो रही थी तो उस वक्त क्या स्टैंड था रामविलास जी का। बाद में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हम दायर कर रहे हैं याचिका, लेकिन यह तो जन दबाव था, वह किसी पार्टी का बंद नहीं था। भारत बंद 2 अप्रैल का, उसमें तमाम लोग जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनको यह एहसास है कि बड़ी मुश्किल से संविधान को फ्रेम किया गया, बाबा साहब ने एक आर्टिकल पर लंबी बहस कराई है संविधान सभा के अंदर, तो उसका मूल वो समझते थे, इसलिए सारे लोग सड़क पर थे। तब जाके यह किसी तरह से उसमें छेड़छाड़ रुका, लेकिन उसका डैमेज जो होना था वह तो हो गया। तो चूँकि दलित वोट जो है वह भाजपा को नहीं जाने वाला, तो उसको लगा कि हम सवर्ण वोट जो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, छिटक सकता है, उसको हम कंसोलिडेट कर लें, लेकिन ये टिकेगा नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट में कायदे से आर्ग्यू किया जाए तो यह नहीं टिकेगा। एक एनजीओ ने भी याचिका दायर की है, कल एक खबर आई थी इसके लेकिन खिलाफ। उसका बहुत उस जो याचिका है उसकी भाषा आप देखेंगे तो वही ना, जो यूथ फॉर इक्वालिटी वाला, वो एंटी रिजर्वेशन
है यूथ फॉर इक्वालिटी। अब वो अगर याचिका दायर कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्यों। वह यह कह रही है कि यह गैर संवैधानिक इसलिए है कि इसमें 50% के कैप को एक्सीड किया गया है, उस लिमिट को, और अगर देना है तो उसी 49.5 के अंदर इसको देना चाहिए। उसकी लड़ाई तो और विचित्र है, वह तो सबसे ज़्यादा एंटी रिजर्वेशन। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है जयंत जी कि जिस तरीके से मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो तमाम विरोध हुए थे इसके, बहुत सारी चीज़ें इस पर देखी गई थी, लेकिन आज जब सवर्णों के लिए ये 10% आरक्षण दिया जा रहा है तब इस पर कोई विरोध की स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि जो बहुजन राजनीति की बात करती हैं पार्टियाँ, उन्होंने भी समर्थन किया है, सिवाय एक आरजेडी के। आपके तेजस्वी यादव जी ने ज़रूर कहा कि जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। किस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि पासवान जी जब राजद के साथ थे तब उन्होंने मैनिफेस्टो में जिद करके इस तरह की बातें टलवाई थी। सवर्णों उनका शुरू से रहा है, चूँकि उनकी पार्टी में तमाम क्रिमिनल एलिमेंट जो है अपर कास्ट के, वो सब भरे पड़े रहते हैं, तो उनको लुभाने के लिए वो बार बार बोलते रहते हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी मांग तो 20 से 25% की थी, 15 से 20% की थी, ये तो 10% ही मिला है। तो मालूम नहीं, एक हमें अफसोस इस बात का है कि एक बहुत कद्दावर नेता जो जिनकी साख थी जनता के बीच, पता नहीं उन्होंने अपनी समझदारी को क्यों नागपुर में जाके बंद कर दिया है। तो यह एक किस्म से दुखद पक्ष है हमारे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने उनके उरूज को देखा है, उनके उत्कर्ष को देखा है। तो बहरहाल वो लगातार उलट पुलट बयान दे रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी है उनकी भी ओर से यह डिमांड रहा है कि अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के भी जो लोग हैं वो भी उनका भी भाषण जो है वह शुरुआत करते हैं कि हम लोकसभा में बोल रहे हैं कि हम पुरजोर समर्थन करते हैं, और राज्यसभा में भी उनके नेता बोल रहे हैं कि हम इसके समर्थन में खड़े हैं। और उसके बाद वह बोल रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, इन लोगों को भी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। एक तो सबसे पहले आप कहो कि यह विरोध हम कर रहे हैं आबादी के हिसाब से देने के लिए, ये लॉजिक थोड़े सही है कि सवर्णों को दे दो गरीबी के आधार पर। अब ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है और जो विरोध करने का तौर तरीका है वह अपने आप में कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है। 2 बार कंसेंसस ज़रूर बना था हाउस के अंदर, एक 96-97 में, तब भी भाजपा की सरकार आई, नहीं होने दिया, और एक बार UPA 2 के दौरान तब भी प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम ने इसको गोलगप्पत कर दिया, वो नहीं होने दिया। तो अभी जो ये लोग बोल रहे हैं कि जारी करो, वो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हैं, उसके आंकड़े जारी करने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े, कभी जाति जनगणना हुई नहीं। और जो ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, वो लाखों गलतियों से भरे पड़े हैं। उसमें लगभग 5,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार का खर्च हो गया, और वो पानी में चला गया। उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय, उसको शहरी विकास मंत्रालय, उसको कुछ NGOs, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के ज़रिए वो कराया गया, तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। जयंत जी, कितना लगता है आपको कि ये जो इस तरह का जो प्रावधान या जो भी फैसला लिया जा रहा है, मोदी सरकार इसमें कामयाब हो सकेगी? और अगर होती है तो जैसा कि इसमें गरीब सवर्णों को जो आरक्षण देने की बात कही जा रही है, कि वाकई क्या गरीबों तक इस आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर शोषितों के अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो गरीबों के मुद्दों के प्रति हम उदासीन नहीं हो सकते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। लेकिन उनकी गरीबी को मिटाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आज़ादी के बाद से ही इकोनॉमिक बेस्ड कई सारे प्रोग्राम्स हैं। जवाहर रोजगार योजना है, इंदिरा आवास योजना है, मुद्रा योजना है, कौशल विकास योजना इस सरकार में है। आपको मनरेगा, जो हमारे नेता आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे UPA 1 में लालू जी के साथ, यह राष्ट्रीय जनता दल के नेता के दिमाग की उपज थी मनरेगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों का पलायन रुके। तो ये सारे प्रोग्राम्स तो पहले से हैं। तो
गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए मैंने तो कहा कि आरक्षण के पीछे कुछ अपना दर्शन है, और जो मंडल कमीशन भी है उसमें भी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स की भी बात है। वो दूसरा उसका हिस्सा लागू हुआ अर्जुन सिंह के समय में, यूपीए 1 में, और उसके बाद अर्जुन सिंह की स्थिति क्या हो गई आप जान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। तो खैर उन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या राजनीतिक मतलब इससे साधे जा सकेंगे, तो आज तो जब रेड पड़ा सीबीआई का अखिलेश जी पर, तो मायावती जी का एक प्रेस नोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, उसको देखा जाना चाहिए। और इसका सिर्फ राजनीतिक नतीजा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि समाज के अंदर भी एक गजब किस्म की एकता और जो दूरियां बढ़ गई थी उसको पाटने में भी सहूलियत होगी। इसलिए इन दोनों नेताओं ने जो फैसला लिया है उसका अक्रॉस पार्टीज़, जिसको भी बहुजन राजनीति में यकीन है, समाजवादी राजनीति में जिनको भरोसा है, वो सारे लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह स्थिति साफ हो गई है कि अब दिल्ली और नागपुर के बीच गहमा गहमी चल रही है, वार्ता चल रही है कि आगे जो चुनाव के बाद नेता विपक्ष के लिए किसको हम चुनें। भाजपा में अब इस बात के लिए सिर्फ उटोवल होगा, क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी भी वहाँ बनारस से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो संसद पर मत्था वो टेकेंगे कि नहीं टेक पाएंगे यह भी अब तय नहीं है। तो बिहार, तेजस्वी जी का आज का बयान है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से भाजपा का सफाया तय हो गया है। तो राजनीतिक रूप से तो हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल अलायंसेस का मतलब यह नहीं है कि ये जो मुद्दे हैं उसमें आप दाएं बाएं करें। अभी उत्तर भारत में इकलौती पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिसने बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है। हमने लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से विरोध किया है, और हमने राज्यसभा में भी विरोध ही नहीं किया है बल्कि उसके खिलाफ वोट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे नेताओं को किसी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। आप अगर खिलाफ में हैं तो खिलाफ में वोट भी कीजिए, क्योंकि आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा तो प्रोसीडिंग उल्टी जाएगी और उसमें तय होगा कि भले वह अपने बूते पास करा लेता एनडीए, लेकिन आप क्यों वोट कर रहे थे। आप अगर 4 लोग ही 5 लोग ही अगर खिलाफ में हैं तो वो इतिहास में दर्ज होता, तो आप चूक गए बेसिकली। और तेजस्वी यादव ने एक इतिहास रच दिया है, ओवैसी जी ने इतिहास रच दिया है, आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इतिहास रच दिया है, तो उसका जिक्र होगा आने वाले समय में। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में जयंत जिज्ञासु जी, जिनसे हम बात कर रहे थे इस रिजर्वेशन पर जो मोदी सरकार सवर्णों के लिए लेकर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पल्लवी के साथ सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़, दिल्ली, JNU। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।